मैं हूं सुखदेव पटसारिया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, पटसारिया जी क्लासेस ग्वालियर। दोस्तों, आज मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जी मेंस और एडवांस के लिए एक ऐसी डेरिवेशन आपको समझाने जा रहा हूं जो ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत शॉर्टकट ही तैयार करते हैं और उसे डायरेक्ट तैयार करके पेपर तैयारी के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, डायरेक्ट भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 11th मूविंग स्टूडेंट है, एग्जाम के लिए उसे बैठना है, तो उसकी डेरिवेशन तैयार करना बहुत जरूरी है। और अगर इस डेरिवेशन से बीच में कई तरीके के ऐसे फार्मूले भी मिलते हैं जो हमारे एडवांस में काम आते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और इसे तैयार करिएगा। देखिए, मान लीजिए मैं एक सर्किल बना रहा हूं आपके सामने। ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की जो इस टाइप से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी v और इसका मास होगा m। और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको आप मान लें r यानी रेडियस। और बीच में आप जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ze पॉजिटिव। ये हमारी सिंपल सी एक प्रोसीजर है। आप देखिए, ये आपको सर्किल दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास है, इसकी वेलोसिटी है। ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का रेडियस है और ये यहाँ पर इसका Ze पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को E पॉजिटिव करके लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर इसका चार्ज हो जाएगा। अब आप देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हो, जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच काम करता है, और जो बाहर की तरफ काम करता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम इन दो फोर्स के आधार पर बोर रेडियस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसके नीचे मैं सबसे पहले यहां लिख रहा हूं सॉरी, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये कितना होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं, mv² अपॉन r। ये फोर्स बाहर की तरफ लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है। वो यहाँ पर क्या है, ये कूलम्बिक फोर्स है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r। दूसरा कौन सा होता है, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, ये कूलम्बिक फोर्स होता है आपका, इसको तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। Ze² अपॉन 4 पाई ε0 r²। बस आपको ये दो
फॉर्मूले आपको तैयार करना है। कौन कौन सा? नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में जो फोर्स काम करता है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और इसे कूलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है। इसे ये होता है Ze²/4πε0r²। ये वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्टली लिखने जाना पड़ेगी। अभी इस वैल्यू के बारे में नहीं बताऊंगा ना, इस वैल्यू को भी आप आगे बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे तो आपको 1/4πε0 की वैल्यू का भी पता लगेगा। इसमें जो ε0 होता है ये वैक्यूम परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू 8.84 × 10⁻12 होती है। इस वैल्यू को आपको अलग से नहीं करने की जरूरत है, हमें पर्टिकुलर इन दो फोर्सेस की हमें जरूरत है और इन दो फोर्सेस से हम बोर रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर एक स्टार लगा रहा हूं मैं, ये देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो हम दोनों को यहाँ पर इक्वल करके बता रहा हूं। इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या करेंगे? mv²/r इज इक्वल टू Ze²/4πε0r²। ये दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वल कर दिया है और इसमें हमें r निकालना है। तो क्या करेंगे? ये r और इस r को हम काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये सेकंड स्टार लगा रहा हूं मैं, इसे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थर्ड स्टार है यहाँ, इसको हम क्या लिखेंगे? अब mv² इज इक्वल टू Ze²/4πε0r निकाला जा सकता है बड़े आसानी से। आगे चलिए नेक्स्ट स्टार में मैं आपको इसी इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, ये r को आपको निकालना है क्योंकि मैं रेडियस निकालने जा रहा है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू mv² इधर चला जाएगा तो आपकी वैल्यू होगी Ze²/4πε0mv²। ये हमारी r की वैल्यू आ गई, ये आप देख लीजिएगा। ये हमारी 4 स्टेप में 3 ही स्टेप है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स याद रखिए। हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको याद होना चाहिए। किसी भी रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है तो उस पर जो फोर्स काम करते हैं वो 2 टाइप के फोर्स हैं जो आपके सामने हैं। ये वैल्यू याद करके हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, हमें r मिल जाता है Ze²/4πε0mv²। ठीक है, अब आपके पास ये r की वैल्यू है। अब हम एक इसमें जब इलेक्ट्रॉन आपस में रिवॉल्व कर रहा होता है ये किसी सेल के अंदर, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा ये भी हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है? mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये एंगुलर मोमेंटम है और इस एंगुलर मोमेंटम से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप यहां देख लीजिएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, अगला स्टार मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते जाइएगा। ये v इक्वल टू हो जाएगा आपका NH अपॉन m और r नीचे चले जाएंगे। देखिए AMDR है NH अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर मुझे v निकालना है, तो mr नीचे चला गया ये वाला, और 2 पाई पहले से ही था, तो इसको ऐसे लिख दो 2 पाई mr, पूरा एक साथ हो जाएगा 2 पाई mr। देखिए कितनी इक्वेशन सिंपल है, और इससे हम डेरिवेशन निकालना सीखते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होता है, इससे हमें b की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर खींच देता हूँ, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लाइन मैंने यहाँ खींच दी है, ए स्टार आई वाला नेक्स्ट इक्वेशन पर आगे जा रहा है। इस इक्वेशन को आप नंबर 1 मान सकते हैं, इस इक्वेशन को आप नंबर 1 मान लीजिए, इससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। अब इसमें मैं इसको इसमें कोई राशि इसमें ऐसी जो नहीं है जो कि ब्रेक हो सके, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर। इस रिएक्शन का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लें, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। केवल मैंने इसका क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर करके यहां पर लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। इस 2 नंबर की इक्वेशन में जो आप v स्क्वायर देख रहे हैं, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर है, ये v स्क्वायर है, इस v स्क्वायर की जगह पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहां इस रिएक्शन को देखना है, या लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। ये मैं इसमें वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो देखिए मैं क्या होगी इक्वेशन, r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और ये v स्क्वायर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैंने इसमें सर्कल किया हुआ है, इस v स्क्वायर की जगह इस v स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे, ये वैल्यू देखिए आप, इसको मैंने यहाँ पर लिख कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन यहाँ लिखेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको लिखूंगा तो ये जो नीचे वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। देख लीजिए ये वैल्यू मैंने इसको जस्ट ऊपर कर दी, और नीचे क्या आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, ये देखिए ये पूरा इक्वेशन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आपको निकालना बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इसको अगर देखते चले जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोई जो सेम करेक्टर है उनको काट दीजिएगा। कैसे, इसमें एक तो 4 है, ये काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, पाई से ये पाई कट गया 2 वाला, एप्सिलॉन 0 में कुछ नहीं है, m हमारा कट जाएगा, इससे अभी 2 वाला वैल्यू काट देते हैं। इसमें n स्क्वायर है, h स्क्वायर, इसमें ऐसा कोई भी काटने लायक नहीं है, ये भी नहीं काटेंगे, ये काट सकते हो आप, ये r यहाँ पर है और ये r है, तो इसका 2 काट दीजिए ऐसे, देखिए कट गया। अब क्या हमारे पास बचता है, जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, जेड स्क्वायर पाई, और इसमें m भी बचा है और r भी बचा हुआ है,
ये हमारा इसमें है, इसमें और तो कुछ करने लायक नहीं है। तो देख लीजिएगा इसको, हमारे पास आगे क्या है इसमें, एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यूज हमारी कट गई हैं, तो यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इजिकल टू, ऊपर देखिए क्या है, जेड ई स्क्वायर पाई, उसके बाद हमारे पास एम भी है और हमारे पास आर भी है। ये देखिए इतनी चीजें हमारे पास ये बची हुई हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, आर की वैल्यू हमें निकालना है, हमें आर रेडियस निकालना है। इसको फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दो आर इजिकल टू, ऊपर क्या आएगा, ऊपर देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास, और नीचे आर के नीचे सारी वैल्यू चली जाएगी। देखिएगा ये क्या है, नीचे जेड ई स्क्वायर पाई और एम, ऊपर हमारे पास क्या क्या है, ऊपर हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट है, एन स्क्वायर है और एच स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, वो हमारे पास बहुत ही बेस्ट तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास आर का ही फॉर्मूला आया एक नया, अगर इसको हम देखें तो ये फॉर्मूला हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं, बोर रेडियस। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो जेड इजिकल टू हो जाएगा हमारा 1, तो जेड हमारा इसमें से रिप्लेस कर दो, और इसमें कॉमन वाली जो वैल्यूज है उसको एक साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इफ जेड इजिकल टू 1, तो आर इजिकल टू कॉमन क्या क्या देखिएगा, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। कॉमन में हमारा एप्सिलॉन नॉट, एच प्लांक कांस्टेंट है, एच स्क्वायर ही कॉमन है, और हमारे पास जेड जो है 1 हो गया तो इसको हटा दीजिए, ई स्क्वायर कॉमन है, ई की वैल्यू फिक्स होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का, और ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्बिक चार्ज होता है। पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, इसलिए हम पाई को भी लिख देते हैं। और हमारे पास एम का यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है। इतनी चीजें कॉमन है, वैक्यूम परमिटिविटी, प्लांक कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें कॉमन है और इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो हमारे पास क्या बचा केवल इधर एन स्क्वायर, ये हमारा कॉमन होता है, ये वैल्यू हमें निकालना होती है। तो देखिएगा आगे इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आर इजिकल टू हो जाती है, इस सारी वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू क्या बचा हमारे पास एन स्क्वायर, ये यहां पर लिख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है आर इजिकल टू, ये फॉर्मूला हमारा बनता है आर इजिकल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू किसी भी सेल में हो सकता है, 1 2 3 साइड में लिख सकते हो, एन इजिकल टू 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम को, तो इसे हम 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो E0 है इसको आपको याद रखना है, कुछ वैल्यूज मैं बता रहा हूँ उनके नाम है। ये फॉर्मूला आपको केवल ये तैयार करना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर, जेड इजिकल टू 1 है, तो हम किसी का भी रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा आपने देखी सारी की सारी स्थिति। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, जो एप्सिलॉन 0 है, अगर आप नाम नहीं जानते तो इसको लिख दो वैक्यूम परमिटिविटी। वैक्यूम परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10 टू द पावर -12 C स्क्वायर J इनवर्स M इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है।
ऐसे ही इनकी सबकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग वैल्यू में देखेंगे तो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। से ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो -28 होगा, ऐसे भी लिख सकते हो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, ऐसे निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14। और अगर एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिख के आती है, नहीं भी आए तो ये भी 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होती है। तो इस टाइप से सारी वैल्यूज को अगर रखते हैं तो इसे मैंने एंगस्ट्रॉम में निकाला है, तो 0.5 आपको नहीं निकालना है। इतनी वैल्यू को रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 11th या 12th के एग्जाम में अगर कुछ तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। और इसमें एक चीज और देखिए, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इस पर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह मेरे पास अगर अभी नहीं है तो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, थोड़ी सी जगह में यहाँ देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर। इस पर काफी न्यूमेरिकल निकलते हैं। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। इस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से भी। ये नहीं कि हमने बड़ा फॉर्मूला सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए इस पे चीजें निकल रही हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको ये निकालना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो यहाँ पर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कैलकुलेशन है, ज्यादातर बुक्स में आपको ये अवेलेबल नहीं होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग रहता है, तो काफी कंफ्यूजन रहता है। मैंने सभी जगह से आपको ये बड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। और आप अगर इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके देख लेंगे तो फाइनली आपको ये बड़ी जल्दी याद रहेगा, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।